हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल त्रिवेदी। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 की बात करी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसकी वीडियो में हमने देखा था कि फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसा रिप्रोडक्शन वो शो करते हैं और जनरल बातें हमने बात करी थी जो हम शायद क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को हमने बात किया था। अब हम डिटेल में बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। लेकिन उससे पहले ये माइक्रोस्पोर्स होते कहाँ हैं, किसमें बनते हैं, किससे इवॉल्व होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेल यूनिट की बात करेंगे। मेल यूनिट यानी एंड्रोशियम, जो कि असेंशियल है और फर्टाइल है। क्या है? असेंशियल पार्ट है और फर्टाइल है, जिसके अंदर क्या क्या आता है? एंड्रोशियम के अंदर आता है एंथर। एंथर वो भी किसके साथ? फिलामेंट के साथ। किसके साथ? फिलामेंट के साथ। ये जो आप नीचे पोर्शन देख रहे हैं इसे बोलते हैं फिलामेंट, जो कि एंथर को रोक कर रखता है यानी जोड़कर रखता है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, नेक लाइक स्ट्रक्चर है। इस पार्ट को जो दो लोब स्ट्रक्चर, लोब मतलब जिसके पास दो चेम्बर्ड है, लोब मतलब जिसके पास दो चेम्बर्ड है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। और जब आप एंथर और फिलामेंट को साथ में जोड़ देते हो, एक साथ रखते हो, तो आप इसे नाम देते हो स्टेमेन का। किसका नाम देते हो? स्टेमेन। और स्टेमेन ही है मेल यूनिट यानी मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल सेक्स यूनिट क्या है? स्टेमेन, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? एंथर से और फिलामेंट से। फिलामेंट क्या है? नेक लाइक स्ट्रक्चर, जो आगे की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बढ़ा हुआ है। और एंथर क्या है? ये दो बायलोब स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? दो बायलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां से एंथर जुड़ा है फिलामेंट के साथ, जहां से एंथर जुड़ा है फिलामेंट के साथ, उस जॉइंट को बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। ठीक है, जहां से आपका लास्ट होगा यानी स्टॉक का लास्ट होगा, फिलामेंट के स्टॉक का लास्ट पोर्शन होगा, लास्ट टिप होगा, उसको आप बोलोगे प्रॉक्सिमल एंड। कौन सा एंड? प्रॉक्सिमल एंड। ऊपर की तरफ डिस्टल एंड और नीचे की तरफ प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, डिस्टल एंड मतलब ऐसे कह सकते हो कि अगर एंथर मेरा टिल्टेड है, हल्का सा टिल्टेड है और फिलामेंट से अटैच्ड है, तो जो पीछे का पोर्शन बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टल एंड। और प्रॉक्सिमल एंड क्या है? जब आप फिलामेंट की बिल्कुल टिप पर आ जाते हो, नीचे वाली टिप पर आ जाते हो, स्टॉक पे आ जाते हो, तो आप उसे कहते हो कि कौन सा एंड है? प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या क्या समझा हमने कि एंथर और फिलामेंट को अगर हम कंबाइंडली पढ़ते हैं तो उसे बोला जाता है स्टेमेन। स्टेमेन क्या है? मेल यूनिट है। किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। इसे एंड्रोशियम भी बोला जाता है। साथ साथ में ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या काम करेगा? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? पॉलन ग्रेन्स। और यही पॉलन ग्रेन्स पहले क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो कि इमेच्योर होते हैं। बाद में ये मैच्योर होकर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, इतना बात हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैं उस एंथर को, जो मेरे पास एंथर था, बायलोब स्ट्रक्चर था, इस बायलोब स्ट्रक्चर को मैं काट देती हूँ, थोड़ा सा काट देती हूँ, ट्रांसवर्सली काटूंगी, उसके बाद मुझे कैसा व्यू मिलेगा? ऐसा ओवरऑल व्यू मिलेगा, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस ओवरऑल व्यू में हमने क्या देखा कि यहाँ पर एंथर को काटने के बाद मुझे दो लोब मिलेंगे, एक ये लोब और एक ये लोब। दो लोब है और इन दो लोब के अंदर चार सर्कुलर पैकेजेस हैं। इन दो लोब के अंदर कितने पैकेजेस हैं? 4 सर्कुलर पैकेजेस। जो लोब दिख रहे हैं आपको, इनकी जो कवरिंग है यानी इनकी जो ये लेयरिंग है, इसे बोलते हैं थेका। क्या बोलते हैं? थेका। थेका मतलब एक लोब में 2 थेकास, ये एक और ये 2, तो 1 लोब इज डाइथेकस। क्या कह सकते हो कि एंथर का हर एक लोब कैसा है? डाइथेकस है। इसी डाइथेकस लोब के अंदर आपको मिलेंगे एक सर्कुलर स्पाउचेस, जिन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलपिंग टिश्यूज होती हैं, जिन टिश्यूज का नाम होता है स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यूज वो होती हैं जो इमेच्योर कंडीशन में है, जो कि आगे चलकर चेंज होंगी बाद में पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में, और जो ये माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं ये चेंज होंगे पॉलन सेक की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? माइक्रोस्पोरेंजियाज चेंज होंगे पॉलन सेक की फॉर्म में। पॉलन सेक की फॉर्म में कौन चेंज होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियाज। और इनके अंदर प्रेजेंट स्पोरोजेनस टिश्यूज आगे चलकर चेंज होंगे, मैच्योर होंगे और बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, और वही माइक्रोस्पोर्स वापस से डिवीजन करके क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं।
एक मैंने थेका के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में बनाया है। हमारी हर एक एंथर की वॉलिंग में, कवरिंग में स्पोरोजेनस टिश्यूज के पास 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 4 लेयर्स। सबसे पहली कवरिंग कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि बचाकर रखती है बाहर के एनवायरमेंटल चीजों से, बाहर के इंटरेक्शन होने वाली चीजों से, कि ताकि एंथर के अंदर बनने वाले पॉलन ग्रेन्स में कोई वेरिएशन ना आए, कोई म्यूटेशन ना आए, और वो एज इट इज वैसे के वैसे डेवलप हो जैसे कि नीड है हमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कितनी कवरिंग्स होती है? 4 कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कौन सी थी? एपिडर्मिस है। सेकंड मोस्ट है एंडोथीशियम। सेकंड मोस्ट क्या है? एंडोथीशियम। ये कवरिंग जो आपको दिख रही है अंदर वाली, इसे बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग और मिडिल लेयर के बीच में है। ठीक है, तो पहली कवरिंग कौन सी हो गई? एपिडर्मिस। दूसरी कवरिंग कौन सी हो गई? एंडोथीशियम। तीसरी कवरिंग है हमारी, या तीसरी लेयर है हमारी मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर क्या है? वो लेयर जो इसका भी काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ये तीनों ही लेयर क्या करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग पॉलन सैक को और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ठीक है, अब चौथी लेयर की बात करते हैं। ये जो चौथी लेयर है, इस चौथी लेयर का काम प्रोटेक्शन से नहीं है, सिर्फ 3 लेयर प्रोटेक्शन देंगी, लेकिन इस चौथी लेयर का क्या काम है? पहली बात तो इसका नाम है टैपेटम। इस टैपेटम का काम है, इसके पास ऐसी सेल्स होती हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब जिनके पास न्यूक्लियस ज्यादा है, और ये सेल्स न्यूट्रिशन गेन करके रखती हैं। इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है, जिसकी वजह से अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यूज डेवलप हो रही हैं, जो आगे चलकर मैच्योर होंगी, उनको न्यूट्रिशन और नरिशमेंट मिल सके। जब उन्हें न्यूट्रिशन और नरिशमेंट मिलेगा, तभी जाकर वो डेवलप होंगी। आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होगी पॉलन सैक में, और स्पोरोजेनस टिश्यूज डेवलप होंगी आपकी पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है, तो टैपेटम का क्या काम है? बाहर अंदर रखने वाली सभी स्पोरोजेनस टिश्यूज को क्या प्रोवाइड कराना? न्यूट्रिशन और नरिशमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर से डिस्कस करते हैं। कितनी लेयर्स पढ़ी हमने? 4 लेयर्स। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। 3 लेयर का काम क्या है? जो आउटर मोस्ट 3 लेयर्स है, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है। लेकिन चौथी लेयर का क्या काम है? इसका नाम टैपेटम है। इसका काम है कि ये अंदर डेवलप होने वाली सेल्स को, जो आगे चलकर मैच्योर होंगी, अभी कैसी फॉर्म में? इमैच्योर फॉर्म में, जो आगे चलकर मैच्योर होंगी, उसे न्यूट्रिशन और नरिशमेंट को प्रोवाइड कराना। ठीक है, इतना काम है। 4 लेयर्स के बारे में पता चल गया। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर के पास कितने थेकाज हैं? हर एक लोब में 2 थेका हैं। इसका मतलब कितने थेकाज हो गए? टोटल 4 थेका हो गए, क्योंकि लोब कितने? 2। तो स्ट्रक्चर कैसा हुआ? एक एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है। एक लोब की बात करूं तो ये एक लोब कैसा है? डायथिकस है। अगर मैं चारों की बात करूं तो एक एंथर माइक्रोस्पोरेंजिएट है। मतलब कह सकते हो कि इनके पास क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, वो साथ में कितने हैं? 4 हैं। तो क्या बोलोगे? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। एंथर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर कह सकते हो एंथर इज ऑल्सो नोन एज टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, तो एक नाम क्या हो गया? एक नाम इसका एंथर है और दूसरा नाम क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। इतना समझ में आ गया? ठीक, बीच में इन दोनों ही लोब को जो जोड़कर रखेगी, ये जो दोनों ही लोब आपको दिख रहे हैं, लोब नंबर 1 और लोब नंबर 2, इन दोनों ही लोब को जोड़ के रखने का काम है बीच में प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यूज का। दोनों के बीच कनेक्शन कौन बना रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम भी है कनेक्टिव। क्या नाम है? इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही है कनेक्टिव। ठीक है, फिर से बात करते हैं। एक एंथर के पास 2 लोब, एक लोब में 2 थेका, टोटल 4 थेकाज होते हैं। आप जब इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं। एक होती है चौथी वाली टैपेटम, जिसका काम है न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दोनों ही लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से। इसकी जो बीच की टिश्यू है, कौन सी टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। इतना पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया। अब आगे बात करते हैं कि और डिटेल में से कैसे पढ़ सकते हो, या आगे और क्या हो सकता है, क्या प्रोसेस में होता है। ठीक है, ठीक है, अब तक हमने स्ट्रक्चर को समझा। स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, कौन सी चीजें कहाँ पर लेबल्ड करी जाती हैं, ये सब समझ लिया। अब बात करते हैं एंथर के बारे में, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले एंथर को मैंने क्या बताया कि एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, मतलब इसके पास 2 लोब होते हैं, इसीलिए कैसा स्ट्रक्चर है ये? बाइलोब। ये एक लोब और ये दूसरा लोब।
लोब 2 और ये लोब 1। ठीक है, इतना समझ गए। ईच लोब इज डाइथिकस। ईच लोब कैसा है? डाइथिकस है। डाइथिकस कहने का मतलब क्या है? हर एक लोब के अंदर 2 थेकास होते हैं। ये जो राउंडिंग्स दिख रही है इन्हें क्या बोलते हैं हम? थेका। तो हर एक लोब कैसा है? डाइथेकस है। हर एक लोब के अंदर 2 थेका है। टोटल कितने थेकास हो गए? 4 थेका। ठीक है, इसे भी कवर कर लिया। The structure is known as tetrasporangiate. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब 4 और स्पोरेंजिएट मतलब जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो। क्या हो? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, या टोटली आप क्या कह सकते हो कि जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो। सिंगल को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलोगे और जब आप सबकी एक साथ बात करोगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बोथ लोब्स आर कनेक्टेड विद टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। दोनों लोग किससे कनेक्टेड है? कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है। देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजियास। कितने माइक्रोस्पोरेंजियास हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन 4 लेयर्स। अभी बताया, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। ठीक है, ये तीनों कैसी कवरिंग है? ये तीनों कवरिंग है प्रोटेक्टिव कवरिंग। कैसी कवरिंग है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। और जो लास्ट वाली है वो कौन सी कवरिंग है, यानी जो इनर मोस्ट कवरिंग है वो कौन सी कवरिंग है? ये कवरिंग है जो कि प्रोवाइड करेगी नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। क्या क्या प्रोवाइड करेगी? नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन। इतना समझ में आ गया। माइक्रोस्पोरेंजिया फिर किसमें डेवलप होगा? जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियास हैं, यानी जो सर्कुलर आउटलाइन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये चेंज होंगे, आगे चल के डेवलप होंगे किसके अंदर? पॉलन सैक के अंदर। पॉलन सैक मतलब एक ऐसी कवरिंग जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे या पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, तो कौन सी कवरिंग है? पॉलन सैक, जो किससे आगे चलकर किसका फेट बना रही है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया का ही फेट है पॉलन सैक, जो कि चेंज फॉर्म है, जो आगे चलकर डेवलप होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया ही क्या करेंगे? अपने आप को डेवलप करेंगी पॉलन ग्रेन्स में, और माइक्रोस्पोर अपने आप को डेवलप करेंगे पॉलन ग्रेन्स में। माइक्रोस्पोर को कभी भी पॉलन ग्रेन मत बोलना, क्योंकि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन अलग अलग है। माइक्रोस्पोर इमेच्योर फेज है और पॉलन ग्रेन मैच्योर फेज है। मैच्योर फेज कहने का मतलब क्या है? पॉलन ग्रेन रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन माइक्रोस्पोर अभी तब रेडी होगा जब ये चेंज होगा पॉलन ग्रेन में, तब जाकर ये रेडी होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा स्ट्रक्चर है? सर्कुलर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके पास कैसी सेल्स हैं? ये कंसिस्ट करता है होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसके अंदर प्रेजेंट सेल्स कौन सी सेल्स है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो कि रैपिड डिवीजन करती हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाती रहती हैं, हमेशा डिवाइड करती रहती हैं। ऐसी सेल्स को क्या बोलोगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलोगे। और होमोजेनस कहने का मतलब क्या है? सेम काइंड फॉर सेम फंक्शन। सेम काइंड की है, सेम फंक्शन प्रोसीड कर रही है, अभी फिलहाल किसका काम कर रही है? डिवीजन का काम कर रही है, तो ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? कंसिस्ट करती है होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। अभी प्राइमरी क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी कौन सी फेज में? इमेच्योर फेज में, इसलिए प्राइमरी बोला गया है। और स्पोरोजेनस सेल्स क्यों? क्योंकि जो सेल्स अंदर प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस का मतलब क्या है? वो टिश्यूज या वो सेल्स जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। वो टिश्यूज या वो सेल्स जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, उन्हें बोलते हैं स्पोरोजेनस सेल्स या फिर स्पोरोजेनस टिश्यूज। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कब बनती है? किससे बनती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी ये जो आउटर सेल है, ये जो आउटर सेल आपको दिखाई दे रही है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो आउटर सेल है जो कि बिल्कुल डेवलप है, इसे बोलते हैं एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इससे डिवाइड होकर आने वाली सेल्स को क्या बोलोगे? पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। यही आगे चलकर किस में चेंज होंगी? पॉलन ग्रेन्स में। यानी एमएमसी या पीएमसी, कोई भी नाम दे सकते हो। एमएमसी और पीएमसी क्या जनरेट करती है? पॉलन ग्रेन्स को जनरेट करती है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे बात करते हैं एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एपिडर्मिस कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर सिंगल लेयर्ड है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, साथ साथ में कैसी लेयर है? इसकी सिर्फ एक सिंगल लेयर है पूरे सेल के अंदर। कैसी लेयर है? सिंगल लेयर है। और कैसा फंक्शन है? प्रोटेक्शन का फंक्शन है, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो प्रोटेक्शन का ही फंक्शन है। एंडोथीशियम कैसी सेल है? दिस इज सेल ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा ग्लूकोसिक फाइब्रस बैंड।
ये सेल या ये लेयर किससे बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। वो भी सेलुलोज की किस फॉर्म की? अल्फा सेलुलोज फाइबर बैंड। फाइबर बैंड से मतलब है यहाँ पर फाइब्रस कंडीशंस है, फाइब्रस सेल्स है, और बैंड कौन सा इनका? अल्फा सेल्यूलोसिक सेल्स का, ठीक है। यानी इनके अंदर कौन से सेल्यूलोज है? अल्फा सेल्यूलोज है, ठीक है। फॉर्म्स अलग अलग होती है, अल्फा बीटा अलग अलग फॉर्म्स होती है, उसमें से अल्फा सेल्यूलोज की बैंड यानी फाइबर की बैंड यहाँ पर बनी हुई है, इससे मिलकर बनी है एंडोथीशियम, ठीक है। टैपेटम की बात करते हैं, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये सराउंड करती है स्पोरोजेनस टिश्यू के अराउंड। इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। टैपेटम के पास क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है एंड जनरली हैज मोर देन 2 न्यूक्लियस, यानी इसके पास 2 से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो आप इसे पॉलीप्लॉइड भी कह सकते हो। जब किसी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है तो हम इसे बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। जब सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा तो उसे आप क्या बोलोगे? हैप्लॉइड सेल। जब सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे तो आप उसे बोलोगे डिप्लॉइड सेल। जब सेल के अंदर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो उसे आप बोलोगे पॉलीप्लॉइड सेल्स। क्या बोलोगे? पॉलीप्लॉइड सेल्स। पॉलीप्लॉइड सेल्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड, 2 न्यूक्लियस या 2 न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड, और अगर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस है तो क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइड, ठीक है। अगर 3 की वजह से जनरली सिर्फ 3 की बात करूं तो ट्रिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इनकी वजह से क्या होता है? दे शोज इंक्रीज इन डीएनए कंटेंट। अगर मेरे पास सिर्फ सेल के अंदर n लिखा है यानी हैप्लॉइड सेल है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? हाफ है। जो पहले 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल के अंदर जनरली किस फॉर्म में होते हैं? डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, यानी 2n की फॉर्म में होते हैं। जब इनके अंदर माइटोसिस या मियोसिस होता है तो इनकी प्लॉइडी चेंज होकर क्या हो जाती है? एनप्लॉइडी यानी हैप्लॉइड हो जाते हैं। ऐसे सेल्स के पास, जैसे पहले मेरे एक सेल के पास कितने 23 पेयर्स थे, या मैं कह सकती हूँ 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो उनमें से जब ये डिवीजन करेंगे तो इनके पास सिर्फ 11 पेयर्स क्रोमोसोम रह जाएंगे। कितने पेयर्स रह जाएंगे? 11 पेयर क्रोमोसोम रह जाएंगे, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट को हाफ कर देती हैं। तो जिनके पास, अच्छा देखो, अगर मैं हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाती हूँ, आगे की तरफ इसको और मैच्योर करती जाती हूँ, तो मतलब मेरे पास जो हाफ नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट है वो इंक्रीज होगा, यानी फुल फॉर्म में आएगा, जो कि 2n है। अगर मैं और भी ज्यादा इसके अंदर डिवीजन कराती हूँ, इसके अंदर और डेवलपमेंट कराती हूँ, तो इसकी प्लॉइडी 3n में भी चेंज हो सकती है या फर्दर और भी चेंज हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जनरल बात क्या थी? ये क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है इंक्रीजमेंट ऑफ डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट की इंक्रीजमेंट को शो करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे बात करते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज के बारे में। स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या है? पहले बताया, इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड है। कौन सी सेल से? होमोजेनस सेल से। होमोजेनस मतलब सेम काइंड की सेल से पैक्ड है, और इसी सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस सेल्स बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक था आज का। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रो मतलब बिल्कुल टाइनी, छोटा, स्पोर मतलब एक्चुअल में स्पोर्स जिनसे आगे डेवलपमेंट होगी पॉलन ग्रेन्स की, वो स्पोर्स, और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, यानी वो प्रोसेस जिसके अंडर टाइनी पोर्स का या स्मॉल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या जनरेशन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कह सकते हो? द प्रोसेस इन विच द माइक्रोस्पोर्स आर डेवलप्ड या द माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता क्या है, ठीक है। अब तक हमने पूरी डिटेल्स ले ली कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ा था, और किसको कैसे आप जानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी किसी भी सेल के बनने से पहले एक जो पहले से मैच्योर सेल है उसी सेल में से डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें से डिवीजन होगा यहाँ पर वो क्या है? एमएमसी मतलब माइक्रो मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो सेल जो कि पहले से क्या हो चुकी है? मैच्योर हो चुकी है और अपने अंदर क्या कर रही है? डिवीजन कर रही है नए पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए, ठीक है। तो जब एमएमसी जिसकी प्लॉइडी 2n है, 2n प्लॉइडी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेल है वो डिप्लॉइड है, यानी डीएनए कंटेंट अभी इसके पास डिप्लॉइड नेचर में, ठीक है। जब इसके अंदर मियोसिस होगा,
मियोसिस दो पार्ट में होता है। मियोसिस कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में होता है। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 अलग है मियोसिस 2 से। किस तरह कि जो मियोसिस 1 है इसके अंदर जब सेल डिवाइड होगी तो सेल तो एक सेल से दो सेल डिवाइड होगी ही होगी, साथ साथ में जो डीएनए कंटेंट है वो डीएनए कंटेंट भी पहले 2n था तो अब हाफ हाफ हो जाएगा, n और n। यानी मेरा मियोसिस 1 कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल, जिसमें डीएनए कंटेंट रिड्यूस होगा। जो डिप्लॉइड नेचर में था वो धीरे धीरे किस में आ जाएगा? हैप्लॉइड नेचर में। यानी 2n से मेरे पास हर सेल के अंदर कितने आ जाएंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों सेल्स अभी एक साथ जुड़ी रहेंगी, ये डिवाइड तो हो जाएंगी पर ये एक ही साइटोप्लाज्म में जुड़ी रहेंगी, ठीक है। तो मियोसिस 1 कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है, जिसके अंदर दो सेल डिवाइड होंगे, साथ साथ में इनका डीएनए कंटेंट भी कैसा डिवाइड होगा? हाफ हाफ डिवाइड होगा। अब इसी मियोसिस 1 के हो जाने के बाद तुरंत बाद मियोसिस 2 नहीं होगा। मियोसिस 1 के होने के बाद इसमें मियोसिस 2 होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स तो डिवाइड होंगी। यानी जो अब दो सेल बनी है वो दो सेल डिवाइड कर कर 4 सेल बनाएंगी एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर। बट बाद में तो डिवीजन होगा अलग अलग में, लेकिन उन्हीं सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट है एक बार डिवाइड होने के बाद दोबारा डिवाइड नहीं होगा, डीएनए कंटेंट कांस्टेंट रहेगा। मियोसिस 1 में डीएनए कंटेंट हाफ हाफ हुआ और मियोसिस 2 में डीएनए कंटेंट जो हाफ हो चुके हैं पहले से वो अब जितने के हैं उतने ही रहेंगे। यानी अगर उनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेंगे। यहाँ पर पहले में डिप्लॉइड नेचर था, फिर हैप्लॉइड में नेचर में चेंज हुआ। इसके बाद जब मियोसिस 2 हुआ तो सेल्स तो डिवाइड हुई लेकिन डीएनए कंटेंट सभी सेल में इक्वल था। यानी ये कैसा डिवीजन हुआ? इक्वेशनल डिवीजन। इस डिवीजन को यानी मियोसिस 2 को माना जाता है कि सेम है माइटोसिस की तरह, जिसमें माइटोसिस में भी क्या होता है कि सेल डिवाइड होंगी लेकिन नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट क्या होता है वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इतना पता चल गया। अब ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी है, इन्हीं चारों हैप्लॉइड सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? इन्हीं 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। इन्हीं माइक्रोस्पोर से बाद में कन्वर्जन होगा पॉलन ग्रेन के अंदर। यानी ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं ये ट्रू पॉलन ग्रेन्स नहीं है, ये इमैच्योर फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? इमैच्योर फॉर्म में। बाद में ये जब डेवलप होंगे तो किसके अंदर आ जाएंगे? पॉलन ग्रेन के फॉर्म में आ जाएंगे और तब ये होते हैं मैच्योर फॉर्म में। यानी ये इमैच्योरेंस से मैच्योरेशन की स्टेज का पार करेंगे जब ये माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक एमएमसी के अंदर जब मियोसिस 1 होता है, मतलब या फिर मियोसिस होता है, उसके बाद 2 सेल से 4 सेल जो बनती हैं वो चारों सेल कैसी होती है? फंक्शनल होती हैं। ये चारों ही सेल एमएमसी की बनी हुई चारों ही सेल फंक्शनल हैं। ये सभी की सभी फंक्शन करेंगी, आगे चलकर पॉलन ग्रेन्स को जेनरेट करेंगी। इनमें से एक सेल की अगर मैं बात करूं तो इस एक सेल के अंदर आगे चलकर सभी सेल के अंदर होता है, बट मैं यहाँ पर एक सेल से एग्जांपल ले रही हूँ कि इसी एक सेल के अंदर जब मियोसिस पूरा हो जाता है तो फिर स्टार्ट होता है फर्स्ट माइटोसिस। कौन सा माइटोसिस स्टार्ट होता है? फर्स्ट माइटोसिस। माइटोसिस कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है, यानी इसमें इक्वल चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन और है कि जब ये डिवीजन होगा तो इस डिवीजन में यहाँ पर भले ही इक्वेशनल डिवीजन है, नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट तो सेम रहेगा इस सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होगा। यानी ये इक्वेशनल डिवीजन तो है बट यहाँ पर साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होगा। यहाँ पर 2 सेल बनेंगी एक ही सेल के अंदर, यानी एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर 2 सेल बनेंगी। एक सेल को आप क्या बोलोगे? वेजिटेटिव सेल बोलोगे, और दूसरी सेल को क्या बोलोगे? जेनरेटिव सेल बोलोगे। एक सेल को वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल को जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत कम होता है वेजिटेटिव सेल के मुकाबले। वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म इसलिए बड़ा है क्योंकि इसी सेल को अपने अंदर न्यूट्रिशन यानी फूड को रिजर्व करके रखना है कि ताकि आगे जो ये पॉलन ग्रेन बन रही है, जो जेनरेटिव सेल बन रही है, इसी जेनरेटिव सेल से चेंज होगा पॉलन ग्रेन में। इसी जेनरेटिव सेल से क्या होगा? चेंज आएगा पॉलन ग्रेन में। तो इसको आगे चलकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये सेल काम करेंगी, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? फूड को रिजर्व करके रखना। और किसको प्रोवाइड कराना है? ये जो जेनरेटिव सेल है, जो जेनरेटिव सेल आगे चलकर पॉलन ग्रेन में चेंज होगी, इसी सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है? वेजिटेटिव सेल का।
क्या हुआ, माइटोसिस इक्वल डिवीजन करता है, लेकिन साइटोप्लाज्म की कंडीशन में जब माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं उसके बाद जब फर्स्ट माइटोसिस होगा तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, अनइक्वल कंडीशन हो जाएगी साइटोप्लाज्म के लिए। डिवीजन तो हुआ, डीएनए कंटेंट तो सेम है, बट इसमें साइटोप्लाज्म क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवाइड हुआ। साइटोप्लाज्म किसका ज्यादा है, वेजिटेटिव सेल का, और साइटोप्लाज्म किसका कम है, जनरेटिव सेल का। ठीक है, जनरेटिव सेल वही सेल है जो आगे चलकर किसमें चेंज होगी, पॉलन ग्रेन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो पहले की हमने बात करी, ये जो प्रोसेस हो रहा है, पहले वाली सेल का जो प्रोसेस हो रहा है, जो कि जनरेटिव सेल बन रही है और वेजिटेटिव सेल बन रही है, ये सिर्फ 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में मैंने अभी बात करी है। ये उन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करी है जो कि पॉलन ग्रेन के डेवलप होने तक स्टिग्मा पर नहीं जाएंगे। जब तक पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं हुआ तब तक ये स्टिग्मा पर नहीं जाएंगे, और जब ये डेवलप हो गया, यानी जब ये पॉलन ग्रेन पूरी तरह से बन गया, मैच्योर फॉर्म में आ गया और उसके बाद स्टिग्मा पर जाता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। बट इन्हीं को हटा दूं मैं अगर, तो जो एक्सक्लूडेड हैं 40% एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके सीड स्टिग्मा पर जाने के बाद भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखते हैं, या फिर ऐसे कह सकती हूँ कि वो पहले से ही मैच्योर फॉर्म में है, और पहले से ही मैच्योर फॉर्म में होने की वजह से वो डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, स्टिग्मा पर। यानी वो उनमें इतना सारा प्रोसेस का तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को पहले से ही क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। 60% का केस ये है और 40% का केस अलग है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं उन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म की जिनके अंदर सेम डिवीजन तो वही है, सेम इनके पास भी क्या बना हुआ है, जनरेटिव सेल बनी है और वेजिटेटिव सेल बनी है, बट इनके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस 2। वहां पर कौन सा माइटोसिस हुआ था, माइटोसिस 1, और यहाँ माइटोसिस हो रहा है 2। ये माइटोसिस 2 के जरिए क्या करेंगे, जो जनरेटिव सेल है, इसी जनरेटिव सेल को अंदर ही अंदर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है जनरेटिव सेल, और उसी जनरेटिव सेल को डिवाइड कर 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। कितने मेल गैमेट बनाएंगे, 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे, जो आगे चलकर जब ओवरी में पहुंचता है, गाइनोशियम की ओवरी में पहुंचता है, तो पहले ही क्या कर लेता है, जो पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं उनके साथ फ्यूज होकर डबल फ्यूजन कर लेता है। ठीक है, यहाँ से डबल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। इतना समझ में आ गया। 60% में क्या होगी, पहले रेडी होंगे फिर जाएंगे स्टिग्मा के पास। इनमें क्या होगा, 40% वालों में जनरेटिव सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपने आप को 2 भाग में डिवाइड कर लेगी, 2 मेल गैमेट्स बना लेगी। डायरेक्ट इन्होंने मेल गैमेट्स बना लिए हैं, 2 मेल गैमेट बनाएगी, और यही 2 मेल गैमेट जाकर किसके साथ फ्यूज होंगे, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। एग के साथ नहीं, एग के साथ कौन फ्यूज करेगा, एग के साथ फ्यूज होंगे वो 60% वाले जो कि रेडी होकर जा रहे हैं स्टिग्मा तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है नीट में कि कितने, इस पूरे प्रोसेस में कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस होते हैं। 1 मियोसिस क्यों बोला गया, क्योंकि 1 मियोसिस के अंदर 2 फॉर्म्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो इसको आप जब एक साथ बोलोगे तो क्या बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ कितना मियोसिस हुआ है, 1 मियोसिस। लेकिन माइटोसिस कितने हुए, 2। एक माइटोसिस कब हुआ, 60% वालों में, जब पॉलन ग्रेन रेडी हो रहा था, यानी जो अब बन रहा है आगे जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में डिवाइड हो रहा है वो। और दूसरा माइटोसिस कब हुआ, जब इसी जनरेटिव सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है डायरेक्टली किसमें, 2 मेल गैमेट्स में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं कि आखिर में जो ये मैच्योर पॉलन ग्रेन बनेगा, डिवाइड होने के बाद जो ये मेल गैमेट बने, इनकी ये बनते कैसे, ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, मतलब बन तो चुके हैं, अब ये दिखते कैसे हैं। जो मेल गैमेट बना है जिसको आप पॉलन ग्रेन कह रहे हो, उस पॉलन ग्रेन के पास एक आउटर कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं एक्साइन। सबसे हार्ड कवरिंग होती है ये, हार्ड कवरिंग इतनी भी हार्ड नहीं बट हार्ड कवरिंग होती है, और इसे बोलते हैं एक्साइन। जहां जहां पर देखिए मैंने पूरी तरह से नहीं बनाया, कहीं कहीं पर गैप स्पेस छोड़े हैं। ये गैप स्पेस होते हैं जर्म पोर, जहां पर ये रीजन छूटे हुए इन्हें बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर हेल्प करते हैं, जहां पर ये प्रेजेंट नहीं है वहां पर हेल्प करते हैं कि कोई जो जरूरी कंपोनेंट है या जो न्यूट्रिशन वैल्यू जरूरी है वो इन तक आ सके। ठीक है, ये जो एक्साइन है, एक्साइन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है स्पोरोपोलिनिन की। यहाँ पे ना एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर का नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। हाँ ठीक है, स्पोरोपोलिनिन।
ठीक। अब एक्साइन क्या थी, आउटर मोस्ट लेयर थी। इसके अंदर जब आएंगे, इसके अंदर की लेयर की बात करेंगे तो अंदर की लेयर का नाम क्या है, इंटाइन। एक्साइन बाहर की लेयर और इंटाइन अंदर की लेयर। इसी इंटाइन लेयर के अंदर हमारी जेनरेटिव सेल ने क्या बनाई हुई है, दो मेल गैमेट्स जो कि किसके साथ फ्यूज होंगे, पोलर न्यूक्लियाइज के साथ फील होंगे। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के अंदर ही क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाइज, दो मेल गैमेट्स है जो आगे जाके फ्यूज करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ऐसे ही स्ट्रक्चर के आप क्या बोलोगे, मैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है, अब इसके पास जब कवरिंग आ गई है तब आप इसे क्या बोलोगे, मैच्योर हो चुका है। जब तक कवरिंग नहीं आई थी, जब तक ये पूरी तरह से नहीं बना था, जब तक मेल गैमेट्स या मेल यूनिट्स नहीं बने थे, तब तक आप इसे इमेच्योर फेज में कहोगे। जब इसके पास दो गैमेट्स बन जाएंगे, दो कवरिंग्स आ जाएगी, एक आउटर और एक इनर, और सेल रह जाएगी कौन सी, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म भी रह जाएगा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तब आप कहोगे कि आपका पोलन ग्रेन क्या है, मैच्योर हो चुका है। ठीक है, मैच्योर हो चुका है। और ये कब की बात मैंने बताई थी, ये 40% वालों की भी बात मैंने बताई थी। अब जो आपकी जो स्पोरोपोलिन लेयर होती है ना, वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है कि ताकि अदर कोई चीज जो एलर्जिक चीज है या जो चेंजेस ला सकती है या फिर जिसकी वजह से डीएनए कंटेंट में या डीएनए की किसी भी एक छोटे पोर्शन में या जरूरी हिस्से में चेंज आ जाए, उसको बचाने का काम कौन करता है, स्पोरोपोलिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे मेगास्पोरोजेनेसिस और आगे की चीजों को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डाउट को पढ़ के अगर मुझे लगता है कि आपका डाउट सही है तो मैं इस वीडियो में बात करूंगी, जो अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें बात करूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।